Hello everyone, how are you all? Welcome to Faster Sir Classes and guys, I'm back with another video and another topic। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 CBSE जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें सेकंड चैप्टर दैट्स वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हमारे चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम काम करते हैं यानी जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका मकसद होता है पैसा कमाना, यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैसा कमाने के लिए होता है, जैसे कहीं पे जॉब करना, बिजनेस करना, ये सारे का सारा हमारे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए यानी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हमारी होती हैं, जैसे इबादत करना, ठीक है, पूजा वगैरह करना, नमाज वगैरह पढ़ना, ये सारी हमारी क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनका मकसद सिर्फ हमें जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए। चलिए सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि जो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड द लास्ट वन है आपका टर्शियरी सेक्टर। अच्छा सर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? सो गाइस, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर एंड अलीड एक्टिविटीज या अलाइड या रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी इसके अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर एक तो एग्रीकल्चर आता है, उसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, नर्सिंग है, या कैटल फार्मिंग है, या हॉर्टिकल्चर है, या फिशरी है, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो आपके किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं? वो आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा अब प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेचुरल गुड्स की बात करते हैं, यानी हम नेचुरली चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई, और उसके एग्जांपल क्या आ गए आपके डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे के सारे आपके किस सेक्टर के अंदर आते हैं? वो आते हैं आपके किसके अंदर? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अगर आप बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसके अंदर हम जो है वो चीजों को बनाते हैं और उसको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है? यानी सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर। अब जैसे सेकेंडरी सेक्टर में यानी जहां इंडस्ट्री वगैरह में हमारा ये शर्ट बनती है या टी शर्ट बनती है, लेकिन उसके लिए कॉटन कौन प्रोवाइड कराता है? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारा कॉटन वगैरह प्रोवाइड कराता है, ताकि सेकेंडरी सेक्टर में आगे चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या है गाइस, वो जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब है हेल्प्स टू डेवलप द अदर टू सेक्टर्स। ये टर्शियरी सेक्टर का मतलब है सर्विस सेक्टर, और ये जो दो सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनकी मदद करता है डेवलप करने में, ठीक है भाई। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? जैसे बैंकिंग है आपका। बैंकिंग जो है वो चाहे आप प्राइमरी सेक्टर में बिजनेस करें या सेकेंडरी सेक्टर में करें, लेकिन आपको बैंक की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है भाई। उसके अलावा आपका वेयर हाउसिंग है, या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन है। ये जितने भी बिजनेस की जो हेल्प करते हैं वो आपके टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। अभी हमारे हो गए क्या टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीडीपी के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। गाइस, जीडीपी का मतलब है, वैसे तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होता है एक देश के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फाइनल गुड्स क्या चीज़ है। फाइनल गुड्स तो कह दिया, लेकिन फाइनल गुड्स क्या चीज़ है? तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा गुड्स है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सामान को। पहला है आपका फाइनल गुड, दूसरा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या है आपका? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसका प्रोडक्शन कंप्लीटेड हो गया एंड रेडी टू यूज, यानी इसका प्रोडक्शन कंप्लीटेड हो गया और इसको आप अब आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, कंप्यूटर है, ये माइक है, ये फाइनल गुड्स है। अब ये रेडी है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, यानी ये आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभी इसको फाइनल गुड्स बनना है। अब जैसे कॉटन वगैरह है, अब कॉटन को आप डायरेक्टली ऐसा नहीं पहन सकते, यानी कॉटन जो आपका रॉ मटेरियल है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब उससे जब टी शर्ट और शर्ट बन जाएगी तो वो आपका क्या बन जाएगा? आपका उसका फाइनल गुड्स बन जाएगा, दैट्स सिंपल। चलिए, तो ये भी हो गया आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमारा क्या भाई कि अब हम सेक्टर्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है गाइस? यानी जिसमें कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर को समझते हैं। इसके अंदर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है,
और रेगुलर होती है वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको ऐसा नहीं है कि अब आज काम मिल गया कल नहीं मिलेगा, आपको रेगुलरली काम दिया जाएगा। उसके अलावा रेगुलर वर्क होता है, उसके अलावा आपको सोशल बेनिफिट्स होते हैं जैसे पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह वगैरह, लीव्स, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट का इसके ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, और इसमें आपको रेगुलर वेजेस वगैरह भी नहीं मिलती हैं, ना आपको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा मिलती हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट है आपका सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के हिसाब से अगर देखें तो सेक्टर्स कितने टाइप का हो सकता है। सेक्टर्स आपका दो टाइप का हो सकता है इसके हिसाब से, पहला है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। सो गाइस, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो ऑन्ड बाई गवर्नमेंट, यानी जिसका जो मालिक है वो गवर्नमेंट है। अब जैसे रेलवे है आपका, या पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, या BSNL आपका, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये पब्लिक सेक्टर, जिसका जो मालिक होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट होती है। वो दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर, ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोगों के हाथ में होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, बिरला इंडस्ट्री, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि इनके मालिक कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है आपका गाइस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। सो गाइस, डिसगाइज का मतलब होता है कोई चीज छुपी होना। ये मोस्टली जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होती है। अब इसमें होता क्या है कि मोर देन द रिक्वायर्ड वर्कर्स आर वर्किंग, यानी जरूरत से ज्यादा जब वर्कर्स किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो समझ लो कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। उन्हें तो लगेगा वो काम कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो बेरोजगार हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 एकड़ में जो 2 लोग खेती कर सकते हैं, अब लेकिन घर के मेंबर बढ़े जा रहे हैं, खेती की जमीन तो वही 2 एकड़ या 1 एकड़ रहेगी, यानी मेंबर बढ़ते रहेंगे, मेंबर बढ़ते रहेंगे, तो 10-15 लोग उसी जगह पे खेती पे यानी काम कर रहे हैं। हालांकि 2-3 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन 7 लोग जो है वो पता नहीं फालतू में काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो 7 है, ये जो 7 लोग फालतू में वहां काम कर रहे हैं, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी इनको पता नहीं लेकिन ये बेरोजगार है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर, और इसका मतलब होता है मोर देन द रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा पर्सन अगर किसी काम में लगे हुए हैं तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आपका मनरेगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में एक एक्ट आया। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसको जरा हम ध्यान से देखना गाइस। पहला इसका ऑब्जेक्टिव था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द पुअर विमेन, यानी जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो पुअर विमेन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। जो गरीब हमारी माँ बहनें हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, गाँव में रहकर उनको थोड़ा बहुत मजदूरी वगैरह करके उनकी जो है रोजी रोटी चल जाए, तो ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है आपका गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ईयर, यानी इसके हिसाब से आपको इस एक्ट के हिसाब से आपको ये गारंटी सरकार देती है, आपको 1 साल में 100 डेज काम दिया जाएगा। अब उससे तो बेहतर है ना करने से, और उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि जो घर पे खाली हैं और किसी वजह से उनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, तो वो कम से कम 100 डेज काम करके अपनी फैमिली का पेट भर सकते हैं। उसके अलावा डिक्रीजिंग रूरल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, अब यानी जब गाँव में लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर शहरों में इतना ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो उस वो भी रुक जाएगा, यानी लोगों का माइग्रेशन करना रुक जाएगा गाँव से शहरों की तरफ को। उसके अलावा स्ट्रेंथन द इंडियन पंचायत राज सिस्टम, जो इंडियन पंचायत राज सिस्टम है उसको भी ताकतवर बनाना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे आपके किसके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के। अब हम लोग बात करते हैं इसमें इस चैप्टर में नेक्स्ट कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो गांव में अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इन इंडिया में। तो पहला उसका कॉजेज हो सकता है गाइस लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, गांव में जो है वो इतनी ज़्यादा स्किल नहीं होती, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज नहीं है, इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से अल्टीमेटली उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो है या तो खेती में करें या तो एग्रीकल्चर करें, या फिर वो अकेले बेकार ऐसी खाली बेरोजगार होके बैठे रहें। उसके अलावा डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी गाँव में अब भी यानी इतना इंप्रूवमेंट होने के बावजूद भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर का अभी भी बोलबाला है, और प्राइमरी सेक्टर में एक बात जुड़ी हुई है कि वहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो छुपी हुई है। उसके अलावा लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी गांव में अभी भी इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जितनी भी आप फैक्ट्रीज की बात करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करेंगे वो अभी भी आपकी जो शहरों में होती हैं, तो गाँव में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से गाँव वालों को जो है वो रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो बेचारे बेरोजगार रहते हैं।
अब है यानी हम कैसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। तो पहला हमारा उसमें सजेशन है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आपको सिर्फ जो है वो खेती में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको हॉर्टिकल्चर में, फिशिंग में हो, और आपके अलावा कैटल फार्मिंग में भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा कि अगर आपका फसल बर्बाद हो जाए तो कैटल्स वगैरह से आपका काम वगैरह चल जाए। नेक्स्ट, चीप क्रेडिट, यानी गाँव में जो किसानों को उधार की ज़रूरत पड़ती है तो उनको सस्ती ब्याज दर पर हमें जो है वो लोन देना पड़ेगा, ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, इनपुट वगैरह फर्टिलाइजर खरीद सके, मशीन खरीद सकें, और सस्ती ब्याज दरों पर हमें लोन उनको देना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लेके, जैसे हमें गांव में क्या करना पड़ेगा, रोड्स, बैंकिंग, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज हमें, बेसिक फैसिलिटीज गांव में प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज, इसके अलावा हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि लोकल इंडस्ट्रीज को, जो गांव की लोकल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि वो बहुत सारे गांव के लोगों को रोजगार वगैरह दे सकें। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके गाइस, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, इसमें हमारा हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर गाइस प्लीज वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।